इंग्लिश ग्रामर में ये क्लॉज नामक जो टॉपिक है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको शुरू से लेकर और अंत तक पूरी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लॉज की हर समस्या का समाधान कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे बिल्कुल शुरू से लेकर और अंत तक पढ़ाने जा रहा हूं, तो पॉसिबल है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। आपको धैर्य रखना होगा, आपको बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखना होगा। एक बार अगर आप देख लेंगे सो इट्स माय चैलेंज कि आपको क्लॉज में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्लॉज क्या होता है। वैसे पिछले वीडियो में मैं आपको बतला चुका हूँ, पूरी डिटेल्स में आपको मैं ये बता चुका हूँ कि क्लॉज क्या होती है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। उसको मैंने एक सेंटेंस से कंपेयर किया था। अच्छा होगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करें। फिर भी मैं एक परिचय के रूप में मैं तो एक क्लॉज बता ही दूंगा कि आखिर ये क्लॉज क्या होती है। तो देखिए, ये क्लॉज क्या होती है। क्लॉज, वैसे आपको मैंने बताया है कि आपको इसे ट्रांसलेट करके उपवाक्य नहीं लिखना है और ना ही बोलना है। थोड़ी देर के लिए अभी आप फिलहाल सिर्फ ये समझिए कि क्लॉज क्या होती है। देखिए, क्लॉज की अगर हम डेफिनेशन बोलते हैं तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, अर्थात एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपली उसे हम क्लॉज बोल देते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं जरा, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि ये क्लॉजेस हैं क्या। पहले हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इनफैक्ट ये क्लॉजेस हैं, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्लॉजेस कितने प्रकार की हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज और इस तरफ लिखा हुआ है डिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स ये क्लॉज दो प्रकार की होती हैं। ओके, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसे हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये क्या क्लॉजेस हैं। हियर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर कुछ शब्दों का समूह है और उस कुछ शब्द के समूह में जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है। वेल, तो देख लेते हैं। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू एंड वर्ब है आर। इट मीन्स यहाँ इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्लॉज। ऑलराइट, तो ये जो पहला है, पहला वर्ड मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये तो एक क्लॉज हुआ। दूसरे को भी देख लेते हैं जरा। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, क्या ये भी एक क्लॉज है? जरा देखें, अगर ये क्लॉज है तो इसमें भी एक सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, सो ही वह केम आया। जी हाँ, यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट है एंड केम यहाँ पर ये इसकी वर्ब है। मीन्स यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक क्लॉज ही हुआ। यहाँ पर देख लेते हैं ही फेल्ड, वह फेल हो गया इन द टेस्ट, वह टेस्ट में फेल हो गया। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, ये भी वास्तव में एक सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स ये जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इट मीन्स ये पांचों के पांचों ही ये सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन रखते हैं, इसलिए ये क्लॉजेस हुए। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ये क्लॉजेस दो प्रकार की होती हैं। ये क्लॉजेस, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, अब इसे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिए जरा, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो अपने आप में निर्भर होता है उसे हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर करता है उसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं। सो वेरी सिंपल, आप लोग जानते ही हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक ऐसी क्लॉज जो अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होती है। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने बलबूते पर केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बलबूते पर अपना पूरा भाव, संपूर्ण भाव प्रकट करने में सक्षम होता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑलराइट, तो अब यहां पर जरा देख लेते हैं कि क्या ये सारी की सारी क्लॉजेस तो हैं, ये तो मालूम हो गया। अब क्या ये सारी की सारी क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, जरा देख लेते हैं। ओके, तो देखिए जरा, ये जो पहला सेंटेंस है इसे जरा पढ़ते हैं।
यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। जी हाँ, अब आप देखिए कि अगर बोला जाए इस सब्जेक्ट और इस वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ में अगर ये वर्ड्स जोड़ करके और बोला जाए तो ये सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट भाव प्रकट करता है। जी हाँ, तो इसी क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने बल पर, अपने बलबूते पर अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर लेता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। अब इसका भी, ये भी शब्द समूह जो है ये भी अपना पूरा का पूरा भाव प्रकट कर पा रहा है, इसलिए ये क्लॉज भी इंडिपेंडेंट हुई। ऑलराइट, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ही फेल्ड इन द टेस्ट, वह टेस्ट में फेल हो गया। अब ये शब्द समूह भी अपना संपूर्ण भाव अपने आप पूर्ण कर पा रहा है। जी हाँ, तो इसे भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोलेंगे। अगले सेंटेंस में आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। जी हाँ, अब आप देखिए जरा, ये क्लॉज भी अपने आप में संपूर्ण भाव प्रकट कर ले रही है, यानी ये सारी की सारी क्लॉजेज स्टैंड अलोन हैं, अर्थात अपने बलबूते पर अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर पाने में सक्षम है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑलराइट, अब देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब जरा देखिए ये डिपेंडेंट कब हो जाती है, जरा देखते हैं। और वास्तव में बहुत सारे वीडियोस जब बच्चे लोग देखते हैं तो उनको यही सुनने को मिलता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं वो चीज़ बताऊंगा जो वास्तव में किसी वीडियो में नहीं बताया जाता है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। देखिए जरा, अगर इसी सेंटेंस से पहले हम यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते हैं, जैसे अगर हम कह दें यहां पर सिंस यू आर ए गुड बॉय। सिंस का मतलब क्या होता है? चूंकि या क्योंकि। सिंस यू आर ए गुड बॉय, चूंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो अब ये बात क्या आपको पूरी लग रही है? अगर ये कहा जाए चूंकि तुम एक अच्छे लड़के हो तो कि ऐसा कुछ लग रहा है जैसे आगे कुछ छुपा हुआ है, अर्थात ये जो क्लॉज हो गई, जैसे ही हमने ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, आपकी जानकारी के लिए बतला दे रहा हूं कि मैं अभी यहां पर हर सेंटेंस से पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाऊंगा और फिर दूसरे इंस्टेंस पे मैं हर सेंटेंस के पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाऊंगा। ओके, तो ज़रा गौर करिए। अब अगर इस सेंटेंस को बोला जाए सिंस यू आर ए गुड बॉय, चूंकि तुम एक अच्छे लड़के हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा कुछ वहां पर छुपा हुआ है, अर्थात ये अगर कंजंक्शन लग जाता है तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये क्लॉज तो है, नो डाउट, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन तो है, बट जैसे ही हमने यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, इसका भाव यहाँ पर, अब चूंकि यहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका भाव अभी पूर्ण नहीं है, अभी इसके लिए ज़रूरी है क्या? एक और क्लॉज की ज़रूरत है, अर्थात कुछ ना कुछ यहाँ पर और लिखा होना चाहिए, तब ये वाक्य अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर पाएगा। ओके, अच्छा, अब जरा दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में अगर हम लगा देते हैं ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, और इससे पहले फिर से हमने एक यहाँ पर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया तो हमें अब इसका भी भाव पूर्ण नहीं नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ अधूरापन है। देखिए जरा, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, तो क्या हो रहा था? आपको ये ऐसा कुछ लग रहा है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। ओके, इसीलिए अभी ये पूर्ण भाव प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए फिर से यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। रिमेंबर, जब तक कोई शब्द समूह अपना संपूर्ण भाव प्रकट नहीं कर लेता तब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और तब तक वो सेंटेंस भी पूर्ण नहीं होता है। ऑलराइट, तो देखिए ये क्लॉज तो है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है, बट ये जो शब्द समूह है ये अभी भी अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये भी अब क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अब आगे देख लेते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को यहां पर से कुछ ऐसे लिख देते हैं, इफ और ही स्मॉल लेटर में कर दें, इफ ही फेल्ड इन द टेस्ट, यदि वह टेस्ट में फेल हो जाता,
अगर यहाँ पर हमने ये सेंटेंस लिखा, यदि वह टेस्ट में फेल हो जाता तो क्या होता। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी अधूरा है, बात अधूरी लग रही है, इसलिए अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पर फिर से हम कॉमा ही लगाएंगे। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि अभी वाक्य का भाव पूर्ण नहीं है, इसलिए ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज हुई। ऑलराइट, अब अगर जरा देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम फिर से एक कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही लगा देते हैं, वो क्या है, जैसे कह दिया जाए बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता, तो फिर यहां पर बात फिर से अधूरी लग रही है। या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले कुछ हो गया था, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अर्थात इस सेंटेंस का भी अब अर्थ संपूर्ण प्रकट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये फिर से एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ओके, क्योंकि अभी इसको ज़रूरत है, अभी इसे एक क्लॉज की और ज़रूरत है, और उस क्लॉज की मदद से ही ये वास्तव में अपने संपूर्ण भाव को प्रकट कर पाएगी। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इस सेंटेंस में भी, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कोई कंजंक्शन लगा दें, सपोज यहाँ पर हमने ही इफ़ लगा दिया और यहाँ पर ही स्मॉल लेटर। आप तो जानते हैं कि सेंटेंस का पहला लेटर तो कैपिटल होता है, बाकी आगे आने वाले केवल प्रॉपर नाउन ही कैपिटल लेटर्स में होते हैं। ओके, सो इफ़ ही हेल्प्ड मी, अगर वो मेरी सहायता करता। अब यहाँ पर फिर हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस फिर से अपना संपूर्ण भाव प्रकट नहीं कर पा रहा है। इफ़ ही हेल्प्ड मी, यदि वो मेरी सहायता करता तो फिर ऐसा हो जाता, तो मैं पास हो जाता, यानी समथिंग इज मिसिंग देयर। यहाँ पर भी अभी कुछ मिसिंग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन वाक्यों को पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ पर अभी एक क्लॉज की और ज़रूरत है, इसलिए इन सभी क्लॉजेस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ऑलराइट, इतना सभी लोग बताते हैं और ये आपको कुछ काफ़ी हद तक अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है कि ये डिपेंडेंट है। तो क्या प्रश्न उठता है, क्या हमें ऐसे ही पहचान करनी चाहिए कि ये क्लॉज डिपेंडेंट है या नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न उस समय निकल करके आता है जब स्टूडेंट्स इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के स्थान पर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब अगर इन्हीं कंजंक्शंस के स्थान पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज कर देते हैं तो भी ये ऐसे ही अधूरे अधूरे वाक्य लगेंगे। लेकिन फिर भी जो ग्रामरियंस हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो उन कंजंक्शंस को साथ में नहीं लेते और फिर आगे वाले सेंटेंस को तो बोल देते हैं कि ये तो देखिए अपने आप में एक कंप्लीट भाव प्रकट कर रहा है, और बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मैं ज़रा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अब हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सारे सेंटेंस वैसे ही रहेंगे, बस केवल और केवल यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में यूज़ करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट। और यही तो एक मेन पॉइंट है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट हमें किस प्रकार से डिसाइड करना चाहिए कि कोई क्लास डिपेंडेंट है या नहीं, ये तरीका है या कोई दूसरा तरीका है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने तरीका बतलाया इनफैक्ट वो तरीका नहीं है ये जांचने के लिए कि ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑलराइट, तो जरा देखते रहिए। अब मैं यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के स्थान पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग कर रहा हूं। तो चलिए जरा देखिए। अब अगर हम यहां पर सिंस के स्थान पर यूज कर देते हैं क्या, फॉर, ध्यान दीजिए कि ये फॉर क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसका भी अर्थ ऑलमोस्ट वही होता है जो सिंस का होता है। देखिए जरा, फॉर यू आर ए गुड बॉय, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। जी हाँ, ये फॉर कोई यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है। अगर एक सेंटेंस हम और लिखते हैं तो यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम करेगा। ओके, और सेंस वही है। बट अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर जो ग्रामरियंस हैं, ग्रामरियंस तो सही ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी उन्हीं को पढ़ा हुआ है, मैंने भी उन्हीं की स्टडी करी है, वो भी सही बोल रहे हैं। लेकिन जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कंफ्यूज कर दिया जाता है, या बच्चे लोग कंफ्यूज जो हो जाते हैं अपने आप भी पढ़कर, उनकी सोच वैसी नहीं चलती है, इस प्रकार से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए माय डियर, चूंकि ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई।
अभी तक ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी मैं और आगे चल करके इसको आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार की होती है, डिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार की होती है। फिलहाल अभी आप देखिए, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब ये है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए ये क्लॉज हो गई आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और आपको बताएं कि जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट होती हैं। ध्यान रखेंगे आप, जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट होती हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर हमने फॉर लगा दिया, फिर भी इंडिपेंडेंट बनी हुई है। लेकिन अगर हम वैसे जांच करें जैसे अभी हम कर रहे थे, इसी को यूज़ करके, क्या क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो अभी भी हमें यह सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना। अब आप अपने तर्कों का प्रयोग करिए, ये अभी भी हमको अधूरा लग रहा है। ओके, फिर भी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कही जाती है। क्यों, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बतलाऊंगा। अब जैसे यहां पर व्हेन लगा हुआ है, अब व्हेन के स्थान पर अगर हम यहां पर कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें तो क्या होगा। जैसे हम कह दें एंड ही केम टू मी, और वो मेरे पास आया, अब ये क्या है, ये भी आपको अगर ऐसा कहा जाए तो भी ये क्या है, वास्तव में ये भी अधूरा ही लग रहा है। और वो मेरे पास आया, अरे भाई इसके पीछे कुछ छुपा हुआ लग रहा है। मैंने उसे बुलाया और वो मेरे पास आ गया, तो मैंने उसे बुलाया, ये कुछ छुपा हुआ है। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि ये क्लॉज भी आपको अधूरी सी लग रही है, बट इसको भी क्या बोला जाता है, इसे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोला जाता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहां पर इफ लगा हुआ है। अब अगर इफ के स्थान पर हम यहां पर, इफ चूंकि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसके स्थान पर हम यहां पर बट लगा देते हैं। बट ही फेल्ड इन द टेस्ट, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गया। अब लेकिन लगा करके हमने यहां पर इसे एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया, और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होती है। ओके, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, तो इसे इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया। जबकि अगर हम इसे पूरा का पूरा अर्थ निकालते हैं तो ये भी हमें अधूरी ही लगती है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बिफोर के स्थान पर फिर से हम कोई दूसरा कोई कंजंक्शन, जैसे आई रीच्ड द स्टेशन, हम यहाँ पर एंड का प्रयोग कर देते हैं, एंड आई रीच्ड द स्टेशन, और मैं स्टेशन पहुँच गया। समबडी हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी सहायता करी और मैं स्टेशन पहुँच गया। तो यहाँ पर भी, और मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ और मैं स्टेशन पहुँच गया, तो फिर भी यहाँ पर हमें कुछ न कुछ अधूरापन सा लगता है। ओके, अगर हम यहाँ पर इफ के स्थान पर हम कोई दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर देते हैं, जैसे सो ही हेल्प्ड मी, इसलिए उसने मेरी मदद की। सो अगर हमने यहाँ पर सो लगा दिया तो भी अभी ये बात पूरी की पूरी लग नहीं रही है। लग रही है क्या, इसलिए उसने मेरी मदद की, अभी इसमें कुछ अधूरापन है, कुछ छुपा हुआ है। अरे बात तो ये तब होगी, मैंने उसकी मदद की इसलिए उसने मेरी मदद की, यानी कुछ ना कुछ वहां पर भी छुपा हुआ लग रहा है। तो फिर अब अगर ऐसा है तो फिर ये की सारी जो क्लॉजेस हैं इनको हम इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में निकल कर आता है, और जिसे आज तक किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी टीचर ने आज तक क्लियर नहीं किया है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, आप भी देखिएगा। आज मैं ये बात आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि वास्तव में किसी भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी क्लॉज को नहीं पहचान सकते कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, अब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो कैसे होती है ये आपको मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। अब देखिए, आज मैं आपको सही तरीका बतला रहा हूं किसी भी क्लॉज को ये चेक करने के लिए कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है। ओके, ये है वो सही तरीका जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई क्लॉज डिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज को और किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए जरा, डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, इसका दूसरा नाम हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तीसरा इसी का एक नाम और भी है, एम्बेडेड क्लॉज। एम्बेडेड क्या होता है? एम्बेडेड मीन्स अंतर्निहित, यानी जो अंदर निहित होती है,
उसे हम एम्बेडेड भी बोलते हैं। और ये एम्बेडेड नाम का ये जो वर्ड है, यही वास्तव में ये डिक्लेयर करेगा कि कोई क्लॉज डिपेंडेंट है या नहीं है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा कि ये एम्बेडेड क्या होता है। ओके, मैं अभी हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूँ। तो ज़रा देखें, अब यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और एम्बेडेड क्लॉज ये क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि वह क्लॉज जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होती है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अर्थात कोई भी ऐसी क्लॉज जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को होना ये चाहिए कि वो एम्बेडेड होनी चाहिए। अब ये एम्बेडेड क्या है, अब इसको समझने के लिए यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप बड़े गौर से देखिए और समझिए। देखिए, एम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित। तो देखिए जरा ये क्या होता है। यहाँ इस सेंटेंस पर गौर करिए। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है। जरा गौर करिए यहाँ पर। ओके, ही गेव मी अ पेन, उसने दिया मुझे एक पेन। ओके, तो अब आप इस सेंटेंस को जरा गौर करिए कि इस सेंटेंस में ये ही आपका सब्जेक्ट हुआ और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट को भी अगर हम पार्ट करते हैं तो ये आपकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो इसमें आप तो जानते ही हैं कि अगर वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं ही गेव, उसने दिया, तो किसे या किसको दिया, तो हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और अगर हम गेव अर्थात क्रिया से ही अगर क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, तो ध्यान से सुनिए, ये सारे के सारे शब्द इस वाले सेंटेंस में एम्बेडेड हैं, अर्थात अंतर्निहित हैं। ये सारे के सारे शब्द एक ही सेंटेंस का हिस्सा हैं। ओके, एक ही सेंटेंस का हिस्सा हैं। ऑलराइट, कैसे, जरा देखिए। ये हुई वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट और ये भी इसका ऑब्जेक्ट। ओके, ये अंतर्निहित हैं सारे के सारे। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करती है। ओके, ध्यान दीजिए, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट बनना नाउन का काम होता है। किसका? नाउन का काम। ओके, तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है अथवा नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द है प्रोनाउन आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट अर्थात किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनना भी क्या है? नाउन का ही काम है। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से इस वर्ब का सब्जेक्ट एक नाउन ही होगा, यानी वो नाउन का काम करेगा, और अगर नाउन नहीं है तो वो नाउन का काम कर रहा होगा। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। ये दोनों ही स्थान नाउन के लिए सुरक्षित होते हैं। और यहाँ पर देखिए, कर्म के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी आएगा वो नाउन ही होगा। ऑलराइट, वो नाउन का ही काम करेगा। अब ध्यान में आपको ये देखना है कि ये वास्तव में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो भी इसी प्रकार से नाउन का ही काम करती है। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, अगर यही सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया की ऑब्जेक्ट बन जाए, ओके, ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए, तो इसे हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहते हैं। और ये इसी सेंटेंस में वो एम्बेड हो जाती है, अर्थात उसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज का ही वो एक हिस्सा बन जाती है। जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज में ऐसा नहीं होता, वो किसी भी क्लॉज का न तो वो नाउन होती है, न तो वो एडजेक्टिव होती है, और न ही वो एडवर्ब होती है। ओके, तो ध्यान से देखिए, मैं इस एग्जाम्पल से आपको ये दोनों कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए जरा, यहां पर एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या होगा। देखिए यहां पर आप कैसे पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। गेव, ये क्रिया से पता लगाया इसका कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ही गेव, उसने दिया, क्या दिया? एक पेन दिया, एक कर्म ये हो गया। और किसे दिया? मुझे या मुझको दिया। ओके, तो दूसरा कर्म ये हुआ। ओके, अब आप पैसिव वॉइस सिंपली बदलते हो तो क्या करते हो,
किसी भी ऑब्जेक्ट, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले लिया, तो मैं यहाँ एक्टिव पैसिव नहीं आपको बतला रहा हूँ, एक्चुअली यही काम आप इस सबऑर्डिनेट क्लास के साथ में भी कर सकते हो, वही मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए जरा ये एम्बेड कैसे है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आपको इस वाली क्रिया से आपने प्रश्न किया और इस प्रश्न से आपको उत्तर मिला, क्या दिया, ए पेन। तो हमने उस पेन को वहाँ से उठाया जो कि ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव वॉइस की क्रिया लगा दी यहाँ पर। अ पेन वॉज गिवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले टू लगाकर और यहाँ पर मी रख दिया। अ पेन वॉज गिवन टू मी और बाय हिम, बाय लगा करके और बाद में ये हिम। जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो इनके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये वास्तव में जो अ पेन है ये ऑब्जेक्ट है, ओके। और इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये जो वर्ड है ये इस सेंटेंस में एम्बेडेड है, तभी ये इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, तभी ये इसका सब्जेक्ट भी बन सकता है। देखिए ज़रा यहाँ पर इस सेंटेंस में ये इसका ऑब्जेक्ट है और यहाँ इस सेंटेंस में इस क्रिया का वो सब्जेक्ट है, ओके। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम यही काम हम इस सबऑर्डिनेट क्लास के साथ में भी कर सकते हैं। देखिए ये कैसे एम्बेडेड है, यहाँ पर देखिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, इससे तुलना करिएगा, क्या कहा। अब यहाँ पर टोल्ड से आप प्रश्न करिए, उसने कहा मुझसे, जैसे उसने दिया मुझे, ठीक है, तो उसने बताया, कहा से मतलब बताया, किसे बताया, मुझे बताया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ओके। जैसे ही गेव मी, उसने दिया, किसे दिया, मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अब क्या दिया, अ पेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर भी देखिए, उसने मुझे बताया, तो किसे बताया, मुझे बताया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या बताया, बताया जो क्या के रूप में हमको मिल रहा है वो वास्तव में ये पूरी की पूरी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हमको मिल रही है आंसर में। और आंसर क्या है, दैट यू आर ए गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के हो, कि तुम एक, उसने मुझे बताया, क्या बताया, कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ये बताया, ये पूरी की पूरी एक बात बताई है उसने। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई एक वर्ड आंसर में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर टोल्ड के आंसर में, जैसे यहाँ पर गेव के आंसर में आपको एक पेन मिल रहा है, यहाँ पर आपको इस टोल्ड यानी बताया के आंसर में, क्या बताया के आंसर में आपको कोई एक वर्ड नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए पूरी की पूरी क्लॉज मिल रही है। देखिए उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, तो क्या बताया, ये बताया है, और ये क्या है, कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ध्यान दीजिए कि ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ज़रा गौर करेंगे, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में की रचना क्या है, बिल्कुल सेम यही रचना है। देखिए ज़रा ध्यान से, उसने बताया मुझे और क्या बताया, ये, तो ये वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वर्ब है टोल्ड और टोल्ड का कर्म है मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा जो क्लॉज बनी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनी, ये वास्तव में दूसरा कर्म है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, ओके। और इसके साथ आप वही काम कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर इस पेन के साथ में किया। अंतर मात्र इतना है, क्या अंतर है, देखिए सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर इस क्रिया के कर्म के रूप में एक मात्र शब्द लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ पर इस क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज लिखी हुई है, मात्र इतना ही तो है अंतर। आप ज़रा गौर करें, अगर हम यहाँ पर अ पेन के स्थान पर एक क्लॉज ही रख दें, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही रख दें, क्या, जैसे हम लिख दें ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, जो मैंने उससे मांगा। अगर हम क्या के आंसर में ए पेन न लिख करके हम क्या कह दें, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, व्हाट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, तो पेन अभी कर्म था, अब यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इसी क्रिया की कर्म हो गई ना।
वैसे ही यहां पर भी एक कर्म है और बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अभी हमने पेन उठाकर यहां रखा था, अब आप यहां पर पूरी की पूरी उस क्लॉज को ही उठाकर यहां पर रख दीजिए। क्या? व्हाट आई आस्क्ड फॉर, यहां पर रख दीजिए व्हाट आई आस्क्ड फॉर was given to me by him, यानी जो कुछ भी मैंने उससे मांगा वो मुझे दिया गया, टू मी, मुझको दिया गया, बाय हिम, उसके द्वारा। ये पैसिव वॉइस बन गया। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये इम्बेड होती है, इसी को हम इम्बेड बोलते हैं। इम्बेड माने अंतर्निहित, यानी ये जो क्लॉज है ये इसी प्रिंसिपल क्लॉज में एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रही है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का काम? नाउन का काम। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नाउन का काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना तो केवल नाउन का ही काम होता है। अगर आपने नाउन के वर्क्स जाने हैं कि नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं तो आपको पता होगा कि किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बनना, किसी फाइनाइट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना, और भी एक दो काम है। जब मैं नाउन क्लास पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं उस वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि ये पूरी मैं सिर्फ अभी आपको यहाँ पर ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्लॉज एम्बेड होती है और वास्तव में किस प्रकार से हम पहचानें कि ये क्लॉज इस क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए, अब अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगी तो फिर इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये जो क्लॉज है ये नाउन का काम कर रही है, ओके, और ये इसके लिए केवल एक सप्लीमेंट का काम कर रही है, ओके। ये इसी प्रिंसिपल क्लॉज, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये एक एम्बेडेड होती है और एक प्रकार से और भी आश्रित होती है। एक तो आप इस तरीके से देखा कि कभी वो नाउन के रूप में होगी, जैसे हमने यहाँ पर उसको पैसिव वॉइस में ऐसे ही बदला है। देखिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया? कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यहाँ पर ये एक कर्म है, हमें क्या से आंसर मिल रहा है, तो ये कर्म है, इसको उठा करके हम यहाँ पर रख दिए कि तुम एक अच्छे लड़के हो। ये पूरा का पूरा कर्म हमने यहाँ पर रख दिया। अब अगर आप पैसिव वॉइस बदलना जानते हैं तो आप जानते हैं कि इस क्रिया का ये कर्म है, इसलिए उठाकर पहले रख दिया, फिर इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया वर्ब को। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही पैसिव वॉइस की वर्ब है। चूंकि कर्म पहले रख दिया तो पैसिव वॉइस की क्रिया आ गई और फिर इसके बाद जो शेष बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे रखा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है किसी पैसिव वॉइस वर्ब के बाद तो उससे पहले हम टू लगा देते हैं, ठीक है ना। सो दैट यू आर ए गुड बॉय वॉज टोल्ड, कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ये वाली बात मुझे बताई गई, टू मी, मुझको बताई गई, बाय हिम, उसके द्वारा। तो आप ये देख रहे हैं कि वास्तव में ये है प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया, और इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के रूप में एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन के रूप में ये क्लॉज कभी इस क्रिया की ऑब्जेक्ट बन रही है, कभी इसी क्रिया की ये सब्जेक्ट बन रही है, ओके। इस तरीके से ये क्लॉज एम्बेड होती है। इसी प्रकार से ये कभी एडजेक्टिव का काम करती है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में ही कोई एक ऐसा नाउन रखा होगा जिस नाउन को वह क्वालिफाई कर रही होगी तो वो एडजेक्टिव का काम करेगी, और कभी कभी वो एडवर्ब का भी काम करती है। तो ध्यान रखिए कि हमें इस ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वास्तव में अपने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एम्बेडेड होती है, अर्थात उसी के साथ जुड़ी होती है, उसे शरीर का एक हिस्सा होती है। बल्कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के शरीर का हिस्सा नहीं होती। ये वास्तव में जो क्लॉज होती है ये एक प्रिंसिपल क्लॉज के शरीर का ही एक हिस्सा होती है। जैसे ये हाथ मेरे एक शरीर का हिस्सा ही है, ऑलराइट, वैसे ही वास्तव में ये भी एक अंग है ना, ये हाथ अंग है, ऑलराइट, ये मेरे शरीर में एम्बेडेड है, अर्थात अंतर्निहित है। इसी प्रकार से ये जो क्लॉज होती है ये भी एक अंग ही होती है, अर्थात नाउन का काम कर रही है। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रही है, यानी ये अंग नाउन का, ये सब्जेक्ट है ना, ये किसी सेंटेंस का एक अंग ही तो होता है। क्या? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट होना, ये क्या है? किसी सेंटेंस का अंग ही होता है, अर्थात ये एम्बेडेड होती है। दूसरी ओर जब भी हम कभी यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देंगे तो फिर वो एम्बेडेड नहीं रह जाती है, वो एक अलग ही पार्ट बन जाता है, ओके। हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये क्लॉज क्या प्रिंसिपल क्लॉज में एम्बेडेड है,
अंतर्निहित है और वो क्या नाउन का काम कर रही है, तो आपको जानना होगा कि नाउन के काम क्या होते हैं। क्या वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो आपको जानना होगा कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, और वो उसी प्रकार से फंक्शन वहाँ पर कर रही है या नहीं कर रही है, तभी वो आप जान पाएंगे कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर वो एडवर्ब का काम कर रही है क्या। और अगर ये तीनों काम करती है तो इसीलिए इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और ये यहाँ पर नाउन का काम करी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करिए तो नाउन का काम, ये यहाँ सब्जेक्ट का काम करिए तो नाउन का काम, अगर किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करे। ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको बतलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको नाउन क्लास पढ़ाऊंगा। ओके, अच्छा, अब एक और भी चीज़ है इसको आश्रित बनाने के लिए। ये किस प्रकार से आश्रित होती है, एक चीज़ और भी है, और वो क्या है? देखिए, ये दोनों ही सेंटेंस अभी भी गलत हैं। मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, क्या आपने नोटिस किया कि ये सारे सेंटेंसेस यानी ये दोनों सेंटेंसेस अभी भी गलत हैं? और ये गलत सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसलिए ये गलत हैं। क्यों भाई? देखियो जरा ध्यान से। एक रूल होता है, रूल क्या, कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया, ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब, ध्यान दें, ये है प्रिंसिपल क्लॉज और इसकी वर्ब है टोल्ड, जो कि पास्ट टेंस में है। ओके, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ही इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो इस क्लॉज की क्रिया भी हमेशा ही पास्ट टेंस में होगी, जो कि अभी यहां पर नहीं है। देखो जरा, ये आर नहीं है ना, तो अभी तक ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है ना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो सही है, बता रहे हैं सर जी, इट्स ओके, बट यही है डिपेंडेंसी। इसी को तो हम डिपेंडेंसी बोलते हैं, इसी को तो हम निर्भरता बोलते हैं, कि ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज वास्तव में अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। इस बात के लिए, किस बात के लिए? कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर उस क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। ओके, देखिए, यू वर ए गुड बॉय, अब ये सेंटेंस सही है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, यहां पर भी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पर भी देखो जरा, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है, तो यहां पर इस क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। तो देखिए, साबित हो गया ना कि ये डिपेंडेंट इस प्रकार से है। तो डिपेंडेंट होने का वो तरीका जो मैं पहले बतला रहा था चेक करने का, कि इस तरीके से आप डिपेंडेंट्स देखो कि वो डिपेंडेंट है या नहीं, आप उस तरीके से मत चेक करिए, अन्यथा हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि डिपेंडेंट वो दो प्रकार से होती है। किस प्रकार से? पहली तो ये कि वो जो क्लॉज होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्लॉज वास्तव में प्रिंसिपल क्लॉज के एक लिम्ब, एक अंग के रूप में काम करती है। जैसे कि एक सेंटेंस के कई अंग होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो ध्यान दीजिए कि ये हमेशा ही डिपेंडेंट जब चेक करते हैं तो ये देखना होता है कि ये क्लॉज क्या वास्तव में प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन के रूप में काम कर रही है, या प्रिंसिपल क्लॉज के लिए ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है, या प्रिंसिपल क्लॉज के लिए एडवर्ब के रूप में काम कर रही है। पहली बात तो ये चेक करना है। दूसरी बात, ये बात भी चेक करनी है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी हमेशा ही पास्ट टेंस में ही होगी। ये इस बात के लिए डिपेंड करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि ये डिपेंडेंट इस प्रकार से होती है, उस प्रकार से कभी मत चेक करिए कि वो डिपेंडेंट होती है, अन्यथा फिर आप कंजंक्शन को लेकर दोनों ही, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, दोनों को ही अगर आप देखेंगे तो दोनों ही डिपेंडेंट नजर आती हैं अगर आपके रीजन्स काम करते हैं। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वास्तव में डिपेंडेंट क्यों नहीं होती है, इस बात पर भी जरा गौर करिए। अब चलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को जरा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार की होती है ये भी समझ लेते हैं, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है ये भी समझ लेते हैं, और सब दूध का दूध और पानी का पानी आज ही इसी वीडियो में कर लेते हैं। आइए जरा देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब वो क्लॉज जो अपना भाव स्वयं अपने बलबूते पर प्रकट कर सके और किसी दूसरी क्लॉज की सहायता उसे ना लेनी पड़े। जैसे कि अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेनी पड़ रही थी। ओके, अब यहां पर देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कैसे हो जाती है। ये एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वो अपना अर्थ स्वयं अपने बलबूते पर प्रकट कर सकती है। और इसका अर्थ क्या हुआ? आई लव सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, या मैं गाना बहुत अधिक पसंद करता हूं, गीत गाना। तो आप देखेंगे कि यहां पर केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसलिए ये केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अर्थात सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ऑलराइट, अब आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। तो ये हुई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ध्यान से देखिए कि इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और यही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसे हम एक तीसरे नाम से भी जानते हैं और वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब इन तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद ये पता करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज किस प्रकार से ये डिपेंडेंट नहीं होती है। यद्यपि अगर हम उसका अकेला अर्थ निकालेंगे तो वो भी हमें अधूरी सी लगेगी, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती, ज़रा देखिए। देखिए, सबसे पहले गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, लड़कियों ने क्रिकेट खेला, एक सेंटेंस, और अपने आप में ये संपूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। दूसरा, वेयरएज जबकि बॉयज़ प्लेड हॉकी, जबकि लड़कों ने हॉकी खेला। तो यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, एक बात ये है, एक बात ये है, और यहाँ पर इस वेयरएज नामक इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो एक संपूर्ण अर्थ रखने वाली क्लॉज ये है, एक संपूर्ण अर्थ रखने वाली क्लॉज ये है, जो कि इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली इस क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे प्रारंभ होने वाली जो भी क्लॉज होगी वो कही जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब ये मेन क्लॉज क्या है? तो ध्यान से सुनिए आप, ये दोनों ही मेन क्लॉजेज हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज भी वास्तव में अपने इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे नहीं है? तो ये क्लॉज ना तो ही ये अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए नाउन का काम कर रही है, ना तो ये अपने प्रिंसिपल क्लास की क्रिया की सब्जेक्ट है, ना ही अपने प्रिंसिपल क्लास क्रिया की ऑब्जेक्ट है, ना ही कॉम्प्लीमेंट है, ना ही केस इन अपोजिशन में है, और ना ही गवर्नड बाय प्रीपोजिशन है या ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन है। अगर ये 5 प्रकार से होती तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती, जबकि यहाँ पर ये क्लॉज नाउन का कोई काम नहीं कर रही है, और ना ही ये क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रही है, ओके, और ना ही ये क्लॉज एडवर्ब का काम कर रही है। तो ध्यान से देखिए कि जब कोई क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए या तो नाउन का काम करे या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, तो ही वो उस पर डिपेंडेंट हो सकती है, अन्यथा वो डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अब ये स्टैंड एलोन क्लॉज है, यानी अपने आप में ये संपूर्ण अर्थ स्वयं प्रकट कर सकती है, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई। ओके, हाँ, यद्यपि हम अगर वेयर एज से इसको हम मिला करके पढ़ेंगे और इसका पूरा अर्थ निकालेंगे तो इसका भी अर्थ संपूर्ण रूप से निकलता नहीं, कुछ अधूरा सा लगता है। जबकि लड़कियों ने हॉकी खेली, अगर हम सिर्फ इतना निकालेंगे तो ये हमें क्या लगेगा, थोड़ा सा अधूरापन लगेगा इसमें। जबकि इस तरीके से हम कभी भी जज नहीं करते कि कोई क्लॉज इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। देखिए जरा दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की, एंड ही पास्ड, मैंने उसकी सहायता की और वो पास हो गया। ये 2 सेंटेंसेस हैं और ये दोनों ही सेंटेंसेस वास्तव में क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही अपना अपना अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज हुई। और ध्यान से देखिए, जब कभी भी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक और क्लॉज अगर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिए जाते हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है। ध्यान दीजिए, उस सेंटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये जो क्लॉज है ये किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या, कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया हमेशा ही पास्ट टेंस में होगी। ऐसा मैंने आपको बतलाया था। जी हाँ, इसीलिए वो डिपेंडेंट होती है। बट इसके लिए कोई शर्त नहीं है।
भले ही प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो, बट आवश्यकता अनुसार ये किसी भी टेंस में हो सकती है। ये पास्ट टेंस में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। यहाँ पर जरा देखिए, एक सेंटेंस मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है, देखिए जरा, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल बुलाया था, मैंने उसे कल बुलाया था। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में है। देखिए जरा गौर से, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, ये पास्ट टेंस की क्रिया हुई, बट लेकिन ही हैज़ कम टुडे, लेकिन वो आज आया है, राइट नाउ, अभी अभी, लेकिन वो आज अभी अभी आया है। ज़रा गौर करें, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसकी क्रिया है पास्ट टेंस में, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसकी क्रिया है देखिए प्रेजेंट टेंस में, है ना। और बिल्कुल सही है, अब ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही? सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये क्लॉज किसी भी प्रकार से अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। ज़रा गौर करें, ना तो ये क्रिया के लिए डिपेंडेंट है, मीन्स पास्ट टेंस में है ये, और ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में देखिए, और ये प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया इस बात के बंधन में नहीं होती कि उसे भी पास्ट टेंस में ही होना पड़ेगा, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए ये आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो इसकी क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है। बट यहाँ पर यही एक तरीका है ये जानने के लिए कि ये क्लॉज डिपेंडेंट नहीं है। ऑलराइट, अब एक चीज़ और भी है, अगला सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड पास्ड, और पास हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, एक क्लॉज ये है और एंड से दूसरी क्लॉज ये भी जुड़ी हुई है, ये भी एक टेंस बताने वाली फाइनाइट वर्ब ही है, और इसका सब्जेक्ट भी वही है ही, इसलिए यहाँ पर से उस सब्जेक्ट को अंडरस्टूड कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब आगे जरा गौर करिए, यहाँ पर फुल स्टॉप रखने के बाद एक और भी क्लॉज लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज है, ये क्लॉज वास्तव में क्या है, अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं है। ये अकेले किसी भी सेंटेंस में या पैराग्राफ में ये बाद में अकेले भी आ जाती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज इस प्रकार से फुल स्टॉप में अकेली क्लॉज के रूप में नहीं रखी होती है। ये ध्यान रखिएगा, अकेली क्लॉज के रूप में वो कभी नहीं रखी होती है, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज कहीं पर भी अकेली क्लॉज के रूप में रखी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ही आए। किसी भी पैराग्राफ में कोई भी अगर स्टोरी चल रही हो और अगर बट ही वॉज हैप्पी, अगर ये सेंटेंस अकेले लिखा हुआ है तो भी ये सेंटेंस अकेले दम पर अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट कर लेता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लॉज इसके साथ कंबाइंड ही हो, नहीं, फुल स्टॉप के बाद भी ये सेंटेंस अकेले आ सकता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको मैंने बतलाई इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। अच्छे से इस वीडियो को एक बार और भी आप रिपीट करके देख सकते हैं, और मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। बहरहाल एज ए होल मैंने हर चीज़ को बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ से शुरू होगा आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ पर आप देखेंगे अब मैं कंपाउंड सेंटेंसेस अर्थात केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लेकर के और अब एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आप फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि करीब 50 या 55 है, 50 और 55 कंजंक्शंस, उनका डिफरेंट तरीके से जो यूज़ है, सही करेक्ट यूज़ करना मैं आपको बतलाऊंगा। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और इससे आगे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी अभी बताने के लिए शेष हैं। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, इस कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, इस प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां शेष हैं। यहाँ इस वीडियो में मैंने अभी आपको केवल और केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, कैसी होती हैं वो क्लॉजेस कैसी होती हैं, ये मैंने आपको बतलाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। और एक बात जो आपकी ड्यूटी भी है, मैं बार बार वीडियोज़ में बोलता हूँ, ये वास्तव में ऐसे वीडियोज़ हैं जो हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन दूर दूर गांव में बैठे हुए उन स्टूडेंट्स को भी ये शेयर करके
एक एक बच्चे के पास भी पहुंचना चाहिए और असली और सही ग्रामर और सही कॉन्सेप्ट उन तक भी पहुंचना चाहिए। इसके लिए आप इसको खूब शेयर भी करिए। थैंक यू।